पटेल प्रहलाद भैया। सुप्रीम कोर्ट वो अदालत, वो सर्वोच्च अदालत जिसके ऊपर हमारे संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन जिसे कहा, पिछले कई वर्षों से इस सुप्रीम कोर्ट पर, अपेक्स कोर्ट पर कई सारे सवाल खड़े हो गए। जिस अदालत पर कभी उंगली नहीं कोई उठाता था, उस अदालत की तरफ लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे, उस पर भरोसा कम होने लगा। और जब जजों के घर में जले हुए नोट बोरियों में मिलने लगे, तब तो विश्वास खत्म सा होने लगा। जब विश्वास खत्म हो रहा था, जो दौर अरुण मिश्रा से लेकर के गोगोई, रंजन गोगोई, फिर चंद्रचूड़ और अब जस्टिस खन्ना, ये दौर एक के बाद एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दौर, और हाई कोर्ट के जज के घर से लुटियंस में बोरियों में नोट। एकाएक 3 अप्रैल की तारीख सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाती। सुप्रीम कोर्ट के सारे जज 33 जज इस मीटिंग में शामिल हुए और एक फैसला होता है, बड़ा धुआंधार फैसला। वो फैसला जब आपको अखबार की हेडलाइन में या टीवी के बुलेटिन के हेडलाइन में दिखेगी तो आपको लगेगा क्रांति हो, लेकिन दरअसल ये फैसला 28 साल से चले आ रहे नाटक का सिर्फ एक अध्याय, मात्र एक अध्याय। ये कहते हैं ना कि जब आदमी लंबे सफर पे होता है तो बीच में कई स्टेशन आते, तो एक छोटा सा स्टेशन, लंबे से नाटक का छोटा सा स्टेशन है, बस जलपान के लिए रुके थे। सबूत के साथ, तथ्य के साथ, पुराने आंकड़ों के साथ और दस्तावेजों के साथ हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, और वो सारा रिसर्च जमा करके लाए हैं हेमंत भाई। मैं हेमंत भाई के पास चलूं उससे पहले आपको, हम कहते हैं ना कि हमेशा हवाई बातें लोग करते हैं, हम हमेशा दिखाते हैं, जो हम बताते हैं उसको दिखाते हैं। जरा वो दिखा दीजिए, आप सूची दिखा दीजिए कंट्रोल रूम, वो जजेज जो शामिल हुए, क्यों शामिल हुए, सब कुछ लिखा है इसमें। देखिए ऐसे आप जजेज। अब चलिए ऊपर चलिए। द फुल कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया had resolved that judges should make a declaration of their assets on assuming office, and whenever they acquisition of a substantial nature is made to the Chief Justice. This also includes declarations by the Chief Justice of India placing the declaration of assets on the Supreme Court website will be on a voluntary basis. तो चश्मा नहीं है अभी तो बहुत छोटे छोटे फॉन्ट है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब नीचे चलिए, चल प्ले कर दीजिए। हाँ चलिए, फुल पहले कर देते तो हमको और सुविधा होती। अब देखिए, द फॉलोइंग जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव सबमिटेड देयर डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स। संजीव खन्ना से लेकर के, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से लेके भूषण गवई जो अगले चीफ जस्टिस होने वाले हैं, सूर्यकांत उनके बाद होने वाले हैं, अभय अशोक, विक्रमनाथ, जेके माहेश्वरी करके चला दीजिए, पूरी सूची चला दीजिए आप। नाम एक एक का पढ़ना कहाँ तक पढ़ेंगे, चला दीजिए। और विंडो में ले लीजिए हेमंत भाई को, इसको प्ले कर दीजिए, आप लोग पढ़ते रहेंगे। और विंडो में हेमंत भाई को आप ले आइए, कंट्रोल रूम फटाफट ले आइए, विंडो में ले। हाँ, ये सब 33 जज शामिल हुए। अब हेमंत भाई के पास चलते हैं। हेमंत भाई, ये 33 जज और दूर से देखने पे बड़ा क्रांतिकारी फैसला है, लेकिन ये नाटक कब से चला रहा है? नाटक बोल रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, माननीय हैं, उनका पूरा सम्मान है, लेकिन ये नाटक इसका सम्मान नहीं कर सकते। नाटक बड़ा लंबा है, जरा नाटक के पन्ने पलटिए पुराने वाले। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, आपने जो ये सूची दिखाई, सारा ये ऑर्डर दिखाया, ये सुप्रीम कोर्ट की जो फुल बेंच जिसको कहते हैं, जिसमें कंप्लीट जजेस सारे के सारे, इस समय 34 की सेक्शन स्ट्रेंथ है, 23 जज बेंच पर है इस समय सुप्रीम कोर्ट में। तो 33 के 33 ने 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, अप्रैल फुल डे को एक मीटिंग की, और उस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया कि न्यायपालिका में पारदर्शिता और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सभी 33 जजों ने एक मत फैसला किया है कि वो अपने सारी की सारी संपत्तियां
सीजीआई को सौंपेंगे, और जो उस संपत्तियों को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का फैसला होगा वो ऐच्छिक होगा, वॉलंटरी होगा। यानी कि आशीष चित्रांशी अपने जो सीजीआई है उनको अपना कंप्लीट सारा प्रॉपर्टी का एसेट लायबिलिटी सारी चीजें देंगे, लेकिन उसको वेबसाइट पे डाला जाए या नहीं डाला जाए ये आशीष चित्रांशी तय करें। सौंपना एक बात है, सार्वजनिक करना दूसरी बात है। और इसके लिए सभी जजों ने एक मत फैसला किया कि इसके तरीके और नियम जल्दी ही तय कर दिए जाएंगे। ये तो 1 अप्रैल का फैसला है। इसकी बैकग्राउंड आप समझ सकते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बाद पूरी न्यायपालिका की कार्यप्रणाली जिस तरीके से संदेह के घेरे में तमाम देश में उसकी विश्वसनीयता प्रभावित हुई और उसके कामकाज पर उंगलियां उठी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा फैसला किया। दर्शक साथियों के लिए बता दूं, ना तो इसमें कुछ नया है और ना ही कोई ऐसी क्रांतिकारी चीज हो गई है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा आह्लादित होने की जरूरत है या बहुत वो होने की जरूरत है। ये जो सारा कार्यक्रम है ये 1997 से चला रहा है, 1997। आपने ठीक कहा इंट्रोडक्शन में कि 28 साल से चला रहा है। 1997 में अगर आपको याद हो, चीफ जस्टिस थे जस्टिस JS वर्मा। उनकी अध्यक्षता में फुल कोर्ट का मतलब होता है सारे जजेस में, फुल कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की बैठक हुई थी और उसमें प्रस्ताव हुआ था कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही सभी जज खुद और अपनी पत्नी के नाम पर सभी असेट जो भी आपके पास संपत्ति है, सभी लायबिलिटीज और उसके अलावा जो भी आपके पास रियल एस्टेट है और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है शेयरों में इधर उधर कहीं जो भी है, वो सारे का सारा अपना जो भी खर्चा है जमा वो सारा सीजीआई को देंगे। लेकिन तब ये तय हुआ था कि ये जनता को दिखाने के लिए नहीं, केवल सीजीआई के लिए होगा। तो ये 97 में ये व्यवस्था की गई थी। उसके बाद आप चल पड़ी आगे। 8 सितंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट की फिर फुल बेंच हुई 12 साल बाद। उसके अंदर यह फैसला हुआ कि सभी जजों की संपत्तियां सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर होंगी, लेकिन वॉलंटरी बेसिस पे। आज भी वहीं खड़े हैं कि संपत्ति देंगे आप सीजीआई को और उसको सार्वजनिक करना है नहीं, वो आपका वॉलंटरी रहेगा। तो ये फैसला 8 सितंबर 2009 को भी हुआ था, वॉलंटरी बेसिस पे। ये सारी जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आया और कुछ हाई कोर्ट्स ने भी इसका अनुसरण किया। ये 8 सितंबर 2009 का है। इससे पहले के दर्शक बोर होने लगे, सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर पहले बता देता हूं, उसके बाद फिर पूरी बैकग्राउंड। बोरियत का भी ध्यान रखना है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अब फुल बेंच की मीटिंग क्यों करनी पड़ी 1 अप्रैल। ये है ना असली खेल। तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट दर्शक साथियों को बता दूं कि पिछले 7 साल से 2018 से अपडेटेड ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पिछले 7 साल से 2018 से अपडेटेड नहीं है। यानी कि जितने भी मौजूदा जज हैं जो इस मीटिंग में थे, उनमें से किसी की भी संपत्ति का कोई विवरण नहीं, और सही मायने में करें तो उनका नाम भी नहीं। जब अपडेटेड नहीं तो नाम कहां से होगा। उन्होंने जो संपत्ति का कोई विवरण नहीं है जो उन्होंने सीजीआई को सौंपे हैं। इस पर आज की तारीख में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, 33 में से 30 जज ऑलरेडी सीजीआई को अपनी संपत्ति का विवरण दे चुके हैं। 3 बचे हुए हैं, 33 ने दे दिया है। जिन्होंने विवरण सीजीआई को सौंपा है उनमें से किसी का भी जो विवरण है वो वेबसाइट पर नहीं है, क्योंकि वेबसाइट अपडेट हुई। ये है जुडिशरी की पारदर्शिता, जुडिशरी की कार्यकुशलता, जुडिशरी की एफिशिएंसी, जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जनता के लिए। 2018 से वेबसाइट अपडेटेड नहीं, 33 में से 30 जज दे चुके हैं, अपडेटेड नहीं। ये है। तो ये पहले जजों की जो घोषणा, मजेदार बात ये है 2018 से पहले जो भी सुप्रीम कोर्ट में जज थे उन्होंने भी तो ये घोषणाएं की थी ना, सारी संपत्तियां दी थी, वो भी हट चुकी है। जो पिछले जज थे उनकी भी प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी आपको। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आज का मौजूदा हाल ये है कि 2018 से आपकी वेबसाइट अपडेटेड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जजेस के डिटेल्स अपडेटेड नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज एसेट लायबिलिटीज अपडेटेड नहीं। ये हाल जब है, जब 2009 में 19 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया फुल बेंच ने कि जजों के असेट्स और लायबिलिटीज व्यक्तिगत और निजी सूचना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच हेल्ड कर चुकी है किस केस में, आपको ध्यान होगा एक आरटीआई एक्टिविस्ट है सुभाष अग्रवाल, वो बहुत लंबे समय तक लड़ रहे थे
कि भाई इनकी इंफॉर्मेशन, जब पब्लिक सर्वेंट्स की सबकी सूचना सार्वजनिक है, प्रधानमंत्री से लेकर के सरपंच तक की सूचना, मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए, मंत्री, सबको नॉमिनेशन के टाइम पे देना पड़ता है, आईएएस आईपीएस को देना पड़ता है, हर एक सर्विस को देना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा अपने फैसले में कि 2019 में कि हमारी जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो व्यक्तिगत नहीं है। अब आगे चल पड़िए, ये आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, अब हाई कोर्ट पे आइए। मुझे लगता है लंबा तो नहीं हो गया ज्यादा, मैं थोड़ा हाई कोर्ट्स की बात कीजिए। इस साल 1 मार्च को, आज आप 3 अप्रैल में जब आप बात कर रहे हैं, 1 मार्च 2025 को देश के सभी हाई कोर्टों के अंदर कुल 770 जज थे, 770। उनमें से 7 हाई कोर्ट के केवल 7 हाई कोर्ट के 97 जजों ने अपनी संपत्तियां सार्वजनिक की। 770 में से 97 जजों ने, यानी कि 13% से भी कम जजों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की। और ये जज कहाँ के हैं? ये जज है दिल्ली, पंजाब एंड हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और कर्नाटक। ये इन हाई कोर्ट के जजेस हैं। बाकी हाई कोर्ट जजेस की कोई भी संपत्तियां वेबसाइट पर नहीं है आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की ट्रांसपेरेंसी का मसला है। इसको लेकर के पार्लियामेंट के अंदर भी कानून बनाने की बात आ चुकी, सरकार से सवाल भी पूछा गया पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर आपको ध्यान हो 2009 के अंदर एक कानून बनाने की बात आई थी, न्यायाधीश संपत्ति विधेयक 2009 में आया था, यूपीए 2 के टाइम में। उसमें था कि घोषणा सार्वजनिक नहीं करेंगे, जो आप संपत्तियों का डिटेल दोगे सीजीआई को या अपने कंसर्न हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, वो आपको देना मैंडेटरी होगा, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं करेगा। सरकार ने ये बिल लाए थे संसद में, लेकिन वो विरोध के कारण वो स्थगित हो गया, वो बिल आगे नहीं बढ़ पाया। ये हालत है इस देश की जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी के खुद के फैसलों के बाद। 2019 में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारा कुछ भी पर्सनल नहीं है, इंफॉर्मेशन पर्सनल नहीं है, और 2018 से लेकर आज 2025 तक 7 साल से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अपडेटेड नहीं है इस मामले के अंदर। अब आप कल्पना कर लीजिए कि जस्टिस वर्मा ने पूरी जुडिशरी को कहां पर ला करके खड़ा कर दिया है, मजबूरी में, केवल अपनी जस्टिस वर्मा को किनारे करिए। हमने कहा ना, ये नाटक सिर्फ इसलिए नहीं कहा, सिर्फ एक वजह से नहीं कहा नाटक कि जो है 1997 से 28 साल में सिर्फ जो है 11% ने वो किया, या पिछले 8 साल से वेबसाइट अपडेट नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। नाटक एक और वजह है का, ये नाटक करने की जरूरत क्या है? आप जो भी संपत्ति जारी कर अपना एसेट घोषित करेगा, क्या बताएगा कि उसके स्टोर रूम में कितने बोरे नोट के रखे हैं? वो तो बताएगा नहीं। फिर असली नाटक इसलिए बोला कि इस नाटक की जरूरत क्या है? जब आपके स्टोर रूम में बोरियों में नोट रखे हैं तो क्यों नाटक करना? आईएएस आईपीएस इस देश में कर रहे हैं ना, एसेट अपना जारी करते हैं ना, हेमंत भाई, कर रहे हैं ना, राजनेता कर रहे हैं ना। जब राजनेता और आईएएस आईपीएस कर रहे हैं तो न्यायपालिका छोड़ करके इस देश में विधायिका और कार्यपालिका में, ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिक्स में, यहाँ पर तो जीरो करप्शन हो जाना चाहिए था। मोदी जी कहे भी है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, जीरो हो जाना चाहिए था। अगर एसेट डिक्लेयर करने से करप्शन रुकता है तो ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिक्स में करप्शन जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन दोनों आकंठ नहीं डूबे, दोनों 6 हाथी बराबर गहराई में डूबे हुए हैं। कहते हैं ना कि हाथी बराबर गहरा पोखरा है, वो 6 हाथी बराबर गहराई में डूबे हैं भ्रष्टाचार में। कौन आईएएस कौन आईपीएस है? अपनी हमारी जिंदगी छोड़ दीजिए, कैसे जी रहे हैं जरा देख लीजिए। संपत्ति देख लीजिए, संपत्ति, बेनामी संपत्तियों को निकालने पा जाए। आप ब्यूरोक्रेसी को बहुत करीब से देखे हैं, चंडीगढ़ आप भी बैठे सूचना आयुक्त बन के, पत्रकार ऑलरेडी है तो पत्रकार की निगाह जो है वो हमेशा बनी रही। हम लोगों ने देखा है कौन सा, अगर हम बोलने लगेंगे तो लोग कहेंगे कि लाओ सबूत लाओ, तुम्हें जाओ खोज करके, यहाँ सिस्टम ये है। नहीं तो गिरा दे, आकंठ डूबे हैं। जितना जिंदगी भर आदमी नहीं कमा पाता है उतना तो कई हैं एक ही दिन में सुबह शाम में कमा लेते हैं। जितना जिंदगी भर नहीं कमा पाता सुबह शाम में वाले न्याय कर देते। विभागों में इंजीनियर हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो रेड वाली ब्रिगेड है ना आजकल, रेड ब्रिगेड जो छापेमारी करते हैं करप्शन रोकने के लिए, विजिलेंस में, फलाने में, ईडी में, सीबीआई में, इनकम टैक्स में। वो एक छापेमारी के बाद
एक छापेमारी के बाद उनके घर पर देखिए जश्न होता है। एक छापा मार के जब लौटता है पति उनका तो जश्न होता है। क्या करोगे भैया एसेट जारी करके? ये ढकोसला, दरअसल हम लोग भी ढकोसला जीवी हैं। लोग हम लोग को कहते हैं ना आंदोलन जीवी, विरोध जीवी, आलोचना जीवी। दरअसल ढकोसला जीवी ये देश है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चलिए ठीक है, हो गया, मान लिया मीटिंग हो गई। मैं एक बात, मैं एक मतलब कल्पना लोक में थोड़ा गोते लगा लूं। भ्रष्टाचार में तो दुनिया गोते लगा ही रही है, हम लोग कल्पना लोक में लगा लेते हैं कि मान लिया कि सारे जज, ये 33, उसके बाद 770 हाई कोर्ट वाले, इवन सेशन कोर्ट वाले, सारे अपनी संपत्ति, अपना एसेट डिक्लेयर करें। करप्शन पे कितने % फर्क पड़ेगा उससे हेमंत भाई, ये मुझे। आशीष भाई आपने दुखती रख छेड़ दी। ये जो आपको ध्यान हो, जब ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का मसला मेरी कोर्ट में आया था और ये लंबे समय से पेंडिंग, 11 साल से पेंडिंग था ये, मैंने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन ये फैसला किया था। और उसके बाद वो जितने भी अधिकारी थे, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जाए, उनको रिलीफ नहीं मिला। और मेरे फैसले के पीछे एक ही बेसिस था कि जब इस देश का हर व्यक्ति, हर लोक सेवक, हर पार्लियामेंट का मेंबर से लेके पंचायत से लेके हर आदमी जवाब दे ये करने के, एटलीस्ट एक पोस्टरिंग तो है ना, तो उसको ब्यूरोक्रेसी उससे अलग कैसे रह सकती? इस बेसिस पे मैंने फैसला किया था। उस पर हाईकोर्ट में भी स्टे नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हुआ। और लगातार हरियाणा के अंदर वो डेट में नहीं कर दी थी, 31 मार्च के बाद जो करेगा उस पर रूल 7 के तहत कार्रवाई करो, मेजर कंप्लेंट, ये करके आए थे कार्यकाल के लास्ट दिन, क्योंकि वो केस 2008 से पेंडिंग पड़ा था। आखिरी दिन मैं बेंच को हेड कर रहा था और उसमें मैंने ये फैसला किया, वो कभी भी आज तक स्टे नहीं हुआ। आपने जो कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक पोस्टरिंग कर दी, किन हालात में कर दी, जस्टिस यशवंत के कारण कर दी, एवरीबडी नोज, वो मेरे आपके कहने की जरूरत नहीं। इसके अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो अधिकांश हाई कोर्ट में, बाकी अदर डिटेल्स के साथ आपके साथ है, अधिकांश हाई कोर्ट सार्वजनिक करने के खिलाफ है। 2012 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रस्ताव पास करके इसका कड़ा विरोध किया कि हम आरटीआई के तहत अपनी संपत्तियां हमारी नहीं लाए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ऑफिशियली प्रस्ताव पास करके ये काम किया। छोड़ दीजिए इसको। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो आपके तमाम चर्चाओं में रहता है, आपका प्रिय हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरटीआई की अपील खारिज की, ये कहते हुए कि ये दायरे से बाहर है, आरटीआई के दायरे से बाहर है। और यही हाल उनकी संपत्तियां, यही हाल ना केवल इलाहाबाद बल्कि राजस्थान, मुंबई, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुवाहाटी और सिक्किम, इन सारे हाई कोर्ट ने ये कहा कि साहब हमारी संपत्तियां, हमारी लेनदारियां, देनदारियां, वटेवर, वो सारी की सारी इसके दायरे से बाहर है। छोड़ दीजिए इसको भी। 2023 के अंदर संसद के अंदर आपको पता है पब्लिक ग्रीवेंसेस, लोक शिकायतें और ये लॉ एंड जो जस्टिस है, इसकी कमेटी होती है। उसने 2023 में भारत सरकार को फिर सिफारिश की। 2009 वाला तो गिर गया, यूपीए ने ट्राई किया था, 2023 में फिर ट्राई किया कि एक विधेयक लाया जाए और इनकी जजेस की, हायर जुडिशरी की जो प्रॉपर्टीज और एसेट्स जो भी है, उनको घोषणा करना अनिवार्य किया जाए। उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। और अब आप जानकर चौंक जाएंगे, 29 नवंबर 2024 को आपके तत्कालीन जो कानून मंत्री महोदय थे अर्जुन मेघवाल जी, उनसे सवाल पूछा गया संसद के अंदर, और उनके अंदर सवाल पूछा विवेक तनखा ने, कांग्रेस के एमपी है राज्यसभा में। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप इस तरह का कोई कानून लाने जा रहे हैं कि जजेस के लिए मैंडेटरी हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो सुपीरियर जुडिशरी जिसको बोलते हैं आप, हायर जुडिशरी, कि वो अपनी संपत्तियों को सार्वजनिक करे। उनका जवाब था कि भारत सरकार किसी भी तरह की ना तो ऐसी कोई योजना है और ना कोई ऐसा विचार है। ये मैं आपको लेटेस्ट 29 नवंबर 2024 की बात बता रहा हूँ। सबने कोशिश कर ली, फैसले भी कर लिए, फुल कोर्ट भी हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड भी कर दिया कि भाई हम घोषित करेंगे। उसके बावजूद भी 2018 से वेबसाइट सुप्रीम कोर्ट की अपलोडेड, अपडेटेड नहीं है। एक छोड़ दीजिए इस बात को, ये तो बड़े हो गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब आप जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर। मैंने तो आईएएस आईपीएस की सबकी घोषणा कर दी, सबकी करो, कोई नहीं बचेगा। ये मंत्रियों की, एमएलए की, सब कवर्ड होते हैं उसमें। दूसरे आरपी एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, जब आप फार्म भरते हो तो उस टाइम उनको घोषणा करनी पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो लोअर जुडिशरी है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये भी हर साल इनके ऊपर भी कानून है कि आप अपनी जितनी भी संपत्तियां हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये आप कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट को बताओगे।
हाँ। वो कितने बताते हैं कितने नहीं बताते हैं, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं, ये कोई सार्वजनिक नहीं। तो पूरी की पूरी जुडिशरी जो मैं आप और बार बार रह रह करके जब से जस्टिस वर्मा वाला केस हुआ हमने तमाम बार इस पर डिस्कस किया कि जुडिशरी इकलौती ऐसी संस्था है इस देश के अंदर जो कंप्लीटली अनअकाउंटेबल है, ना केवल अपने डे टू डे बेसिस के एक्शन में, अदरवाइज ऑल्सो पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है। आपके पास में कोर्ट में केस आया, आप मुझे 6 महीने की तारीख दे दो, आप मुझे 2 साल की दे दो, आप मेरा केस खारिज कर दो, आप मुझे कारण बताओ ना बताओ, कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं। एसेट्स और लायबिलिटी तो एक बहुत छोटा पक्ष हो गया। तो कहीं ना कहीं जो ये अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को जो फुल बेंच की है और जिसमें ये कहा है कि हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटी ये देंगे सीबीआई को, उसमें भी वॉलंटरी रखने की क्या बात है? अगर आप इतने प्रोएक्टिव हो, इसीलिए अब आपको रोकूंगा, इसलिए कि मैं जहां आना चाहता था वहीं अब आप लेके आए। यहीं पर ये वॉलेंट्री लगाया जो, क्या मोदी के रास्ते पर अब सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशरी या पॉलिटिशियन के रास्ते पे चल रहा है? ये क्यों सवाल है? वो सवाल मैं साफ कर दूं, पहले सवाल को साफ करना चाहिए तब तो जवाब समझना। मोदी जी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में गुजरात में क्या किया वो तो लिमिटेड लोग जानते हैं, लेकिन 14 से देश में क्या कर रहे हैं पूरा देश जानता है। 14 से ही बात करें, सिर्फ इस देश में एक ही काम किया है, इवेंट एंड हेडलाइन मैनेजमेंट, और कोई काम नहीं किया। दूसरा काम मुझे कोई भक्त आग बताए, इवेंट एंड हेडलाइन मैनेजमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं किया। मैं यही सवाल इसीलिए कहा कि क्या मोदी के रास्ते पे चल रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी? अब मुझे ये संदेह है, मैं अपना संदेह कर रहा हूं, खन्ना साहब को अगर बुरा लगे तो कोई बात नहीं, एक बार और रिपीट कर देता हूं, थोड़ा और बुरा लग जाए। क्या अब सुप्रीम कोर्ट भी इवेंट एंड हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहा है? क्यों ये सवाल है? सुप्रीम कोर्ट को चुनाव नहीं लड़ना है। देखिए अब आपने उस मसले पर लेट आए हैं, लेकिन अब दुरुस्त आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चुनाव तो लड़ना नहीं है भाई, संजीव खन्ना को चुनाव नहीं लड़ना ना, या गवई को या सूर्यकांत को किसी चुनाव नहीं लड़ना कि ये झूठ बोले फरेब करें। इन्हें झूठ फरेब में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि राज्यसभा में बैठे हैं रंजन गोगोई, तो हाँ वो ही चुनाव के रास्ते नहीं गए हैं। तो जो है कुल मिला जुला करके ये अगर हम कहें कि इनको चुनाव नहीं लड़ना, इन्हें झूठ फरेब नहीं करना चाहिए। इन्हें वाकई जो देश की जरूरत है, अगर करप्शन मिटाना है तो उसके तह में जाइए, मिटाइए। अब मोदी जी की संपत्ति पे मैं आता हूँ, फिर मोदी जी पे आता हूँ, थोड़ा जंप करना पड़ेगा इधर। मोदी जी जो चश्मा लगाते हैं ना, इस देश का 80% आदमी उतना पूरे जीवन नहीं कमा पाता भैया, पूरे जीवन नहीं। जितने का चश्मा मोदी जी अपने जीवन में लगा चुके 73 साल की उम्र में, इस देश का 80-85% आदमी उतना जीवन भर नहीं कमाता है, पैदा होता और मर जाता। खाली चश्मे की बात कर रहा हूं। अगर उनका पूरा नख से सिख तक सबको काउंट कर दो संपत्ति, अब संपत्ति काउंट होता है तो इतना बड़ा बड़ा व्हाट्सएप मैसेज बनाया जाता है ना हेमंत भाई, उतना प्रेमचंद के पूरे जीवन में अगर उनकी लेखनी जितनी चली होगी उतना एक महीने में आईटी सेल वालों की लेखनी चलती है। अब मुंशी प्रेमचंद पूरे जीवन में उनकी लेखनी जितनी चली होगी उतना आईटी सेल वालों को महीने भर में चलती है। इतना बड़ा बड़ा मैसेज बनता है, मोदी जी का अपना क्या है, मोदी जी का अपना कुछ नहीं है, बस सिर्फ वही अपने हैं। मोदी जी का अपना खाली तो जोड़ दो ना, चश्मा, जूता, चप्पल, ये कपड़ा, सूट, नमो नमो लिखा हुआ, तो भाई साहब इस देश में एक स्टेट का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, औद्योगिकरण हो जाएगा। मैं कहता हूँ हो सकता है संयुक्ति लगे, लेकिन औद्योगिकरण हो जाएगा एक प्रदेश में। इसलिए क्यों जोड़ा मैंने? ये वो गरीब है, वो फकीर है ना, आपको पता है, आपको भी पता होगा, ये फकीर है मोदी जी कि मैं तो फकीर हूं। अब बताइए ये फकीरी एसेट जारी होगा, नॉमिनेशन भरते हैं, नामांकन भरते हैं, एफिडेविट देते हैं संपत्ति का। अब उनके एफिडेविट और उनके इस लग्जरी लाइफ, वो जो लग्जरी झेल रहे हैं, वो लाइफ उन दोनों को इस सामने है। मैं फिर उसी सवाल पर आ रहा हूं, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूं। क्या अब ये खन्ना साहब या सुप्रीम कोर्ट ये मोदी के रास्ते पे चल रहा है क्या? इवेंट एंड हेडलाइन मैनेजमेंट पे चल रहा है?
आशीष भाई देखिए, जो आज के तारीख में हालात है, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आज की तारीख में एक तरीके का ये डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है, जो यशवंत वर्मा के बाद जुडिशरी के कामकाज को, जुडिशरी की ईमानदारी को, न्यायपालिका की उस पारदर्शिता को, जवाबदेही को, जितने भी सवाल उठ रहे थे उसको काउंटर करने का एक ये तरीका अपनाया गया है और आनंद फानन में अपनाया गया है। इसकी जरूरत नहीं थी। अगर आप केवल पिछले फैसले को ही लागू कर देते, अपने ही 2019 के सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले को लागू कर देते, तो इसको रिट्रेट करने की जरूरत ही नहीं थी। अपनी वेबसाइट को ही अपडेट कर देते, बस कुछ भी नहीं करना था। 19 का फैसला है आपका बेंच का कि हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्राइवेट नहीं है, आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था। तो आपको ये प्रेस नोट जारी करने की जरूरत नहीं थी, 1 अप्रैल को फुल बेंच बुलाने की जरूरत नहीं थी। आप केवल ये कहते कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड सो एंड सो, हमने ये वेबसाइट हमारी अपडेट हो गई है और इसके अंदर हमारा ये है। और उसमें फिर जब आपने ये किया, डैमेज कंट्रोल भी किया कि हम सारे घोषणा करेंगे, उसमें फिर वही सेंटेंस जोड़ दिया कि इट विल बी वॉलंटरी, तो वो बात वही होगी जो मोदी जी करते। तो बेसिकली क्या है, जैसा यथा राजा तथा प्रजा, जिस तरीके का देश के अंदर माहौल होता है वैसे ही सारे इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं। जुडिशरी में कोई आदमी नॉन बायोलॉजिकल नहीं है आशीष भाई, माफ कीजिएगा, वो भी मेरे आपकी तरह सामान्य ही लोग हैं, और जैसा समाज है वो भी उसी समाज से आते हैं। और समाज का कोई वर्ग आज की तारीख में इन बुराइयों से नहीं बचा हुआ, माफ कीजिएगा, पत्रकार हो, कोई भी वर्ग हो, जो सामाजिक पत्रकारों को कोठी देख लेंगे आप ना नोएडा में, तो 3-4 दिन खाना नहीं हजम होगा, तो लोग तो किराए थक गए। तो जो आपने जिक्र किया कि ये सारी व्यवस्था उसी दिशा में है, और आपने एक जिक्र किया स्पेसिफिकली कि मोदी जी की जो मंथली सैलरी है प्राइम मिनिस्टर, वो केवल 2,80,000 रुपए है, केवल 2,80,000 रुपए। और पीछे वो पहले आपको पता है कि वो भीख मांग के खाने की बात करते हैं, गरीब घर से आते हैं, माँ दूसरे घरों बर्तन मारती दुर्भाग्य से, वो सारी बातें। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी का ऑन एनी गिवन डे कोई एक फोटो, जो मोदी जी के जो प्रिय भक्त हैं जो आपके यहाँ आते हैं रेगुलरली, उनमें से कोई एक फोटो निकाल करके वो दिखा दीजिए भक्तों को, उसमें बता दीजिए कि उस दिन केवल उस एक फोटो के अंदर प्रधानमंत्री जी का टर्नआउट कितने रुपए का था। वो शर्ट, वो पैंट, वो पेन, वो चश्मा, वो जूता, जो कुछ भी उनके शरीर पे है एट एनी पॉइंट इन टाइम, कोई एक फोटो। और मोदी जी दिन में कम से कम 4 या 5 कपड़े बदलते हैं। उनकी सैलरी ऑफिशियली पर मंथ 2,80,000 रुपए ऑफिशियली। उसके अलावा जो एक कपड़े का ये सारा सिस्टम होता है, जहां तक मेरी जानकारी, वो आपको व्यक्तिगत तौर पर, वो राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री का जो है वो व्यक्तिगत होता है। तो ये इतने कपड़े, इतना शानो शौकत, इतनी रईसी, केवल कपड़ों की बात कर रहा हूँ, वेशभूषा। बाकी तो सरकारी जहाज है 8,500 करोड़ रुपए का, वो अपने क्या नाम, तमाम गाड़ियों का काफिला है, वो सारी चीज अलग है, एसपीजी है, उसको अलग कर दीजिए। जो प्रधानमंत्री जी का डेली टर्नआउट है 4 जोड़ी कपड़ों का, वो मोदी जी का एक दिन का जो है वो पूरे साल की सैलरी में भी नहीं कर सकते आप, प्रधानमंत्री जी। तो उसमें जब प्रधानमंत्री ये सब कर रहे हैं, तो जुडिशरी ने ये कर दिया, तो इसका मतलब तो ये देश ने स्वीकार कर रखा है ना, कंट्री हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड इट। भाई आप अपने आप को कहते गरीब हो, कहिए, अच्छी बात है, गरीब कहिए, तो आपकी गरीबी कहीं दिखे भी तो। आपकी जेब में जो पेन है वो कितने रुपए का है, आपका जो चश्मा है वो कितने रुपए का है, जो आप शाल ओढ़ते हैं अलग अलग मौकों के ऊपर, जो आप अलग अलग वस्त्र धारण करते हैं, धारण नहीं करते हो, पहनते तो मेरे आप जैसे गरीब है, वो नॉन बायोलॉजिकली धारण करते हैं। तो मोदी जी का जो टर्नआउट है उसका खर्चा कहाँ से आता है, ये कोई पूछता है क्या इस देश के अंदर? वो स्टाइल स्टेटमेंट हो गया, जो कुछ वो पहले वो स्टाइल स्टेटमेंट है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में मोदी जी भक्तों के सबसे बड़े फैशन आइकन है, इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं ना। लेकिन उस फैशन की फाइनेंसिंग कहाँ से है, क्या ये सवाल पूछने की हिमाकत में और आप कर सकते हैं? और जब नहीं कर सकते तो जुडिशरी ने भी वही लाइन ले ली, तो क्या फर्क पड़ता है? जो जुडिशरी 97 में एक बात कह चुकी है कि हम ये करेंगे, आज भी आप उसको 33 में से 30 जजों ने आपको डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारी ये, तो भाई वेबसाइट पे क्यों नहीं है वो? और वेबसाइट 2018 से अपडेटेड क्यों नहीं? पूरा आखिर में अगर 2 लाइन में इसको समझना हो तो मैं बताऊं, ऐसे समझना है। ये जो हुआ है उससे अलग। मान लिया मेरा भाई स्मगलिंग के माल के साथ, हवाला के पैसे के साथ और ड्रग्स के साथ पकड़ लिया, मान लिया तीनों चीज जोड़ दिया, ड्रग्स, हवाला, पैसा और सब कुछ एक साथ,
स्मगलिंग का माल सब एक साथ मिला और पकड़ लिया। तो मामला आया मेरे पास कि आपका छोटा भाई पकड़ा गया है। मैंने कहा अपनी पत्नी से, अपने बेटे से, माँ से, सब अपने अपने बक्सा खोल कर सूटकेस दिखा दो, अपना अपना सूटकेस सब दिखा दो। और सबने अपना अपना सूटकेस दिखा दिया। सबके सूटकेस में 1 रुपया नहीं है, खाली वही सूती कपड़े हैं, सामान। तो क्या फिर मेरे भाई से ड्रग्स का, स्मगलिंग का सारा पाप धुल गया? कोर्ट भी बरी कर। ये उदाहरण हम दिए हैं तो समझ गए होंगे। ये एक जज साहब के घर में तो नोटों बोरियां पकड़ा रही हैं, तहसुब ब्याह में खुरपी गीत गा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में लोग, जज साहब लोग। शादी हंसिया की है और गीत खुरपी गा रहे हैं। उस पे FIR के लिए CJI साहब ने भी नहीं किया, FIR करो, चलो चलो, ये भी इस देश का नागरिक है, अब इतना पकड़ा गया, चलो FIR करो। इसके मामले में ED ने नहीं कहा कि ED पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट के, CJI जो हमारे देश के CJI आदेश करे, ED पहुंचे और अपनी बेगुनाही जज साहब साबित करे। यही तो होता है PMLA में, आरोप लगा तो बेचारा वो बेगुनाही साबित करे। तो ये कर देते, बेगुनाही साबित करते कि नहीं हमारा पैसा नहीं था, फलाने का था, वो रख के गए थे, कहे थे 3 दिन रख लो भाई साहब, 3 दिन का मामला है, 3 दिन में हम उठा लेंगे अपना पैसा, किसी और का ही नाम बता देते, मनी ट्रेल जोड़ देते। उतना पैसा अगर कहीं विपक्षी दल के किसी नेता घर में मिला होता ना, तो पता है वो उमर अब्दुल्ला से लेकर के और पिनरई विजयन तक सबका कनेक्शन जोड़ दिए होते सब, कि उसमें एक गड्डी पिनरई विजयन की थी और 2 नवीन पटनायक ने रखवाया था कि तबियत खराब है, ऑपरेशन की जरूरत, कभी सर्जरी जरूरत हो तो 2 गड्डी मेरा पहुंचा देना। सबका जोड़ दिया होता है ED वालों ने भैया। बहुत इसलिए मोटी बात तो कहूं, और यहाँ मीटिंग करके बता रहे हैं FIR नहीं होगी, नोट पकड़े जाने, मीटिंग करके कि अपनी अपनी जो है संपत्ति सार्वजनिक कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए एसेट्स, और वो भी वेबसाइट पर जाएगा या आप पे डिपेंड है, आप चाहोगे तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। वाह वाह, अरे तमाशा गजब का इस देश में चल रहा है। 143 करोड़ की आबादी है, सबने मान लिया है, जिसकी नौकरी लग गई इस देश में, जिसकी भी नौकरी लग गई। ये नेता भी नौकरी वाले ही है, नौकरी कर रहे हैं, रोजगार है इनके पास, तभी देखिए अपने बेटे को रोजगार के लिए परेशान रहते हैं। राजनाथ सिंह आज तक छोटे वाले के रोजगार के लिए परेशान है, छोटा वाला नहीं सेटल हो पाया है, बड़ा वाला तो सेटल है। तो ये रोजगार जिसको इस देश में मिल गया है, राजनीति में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, न्यायपालिका में, वो इस पूरे देश को मूर्ख मान लेता है। जैसे ही रोजगार मिला वो मूर्ख मान लेता है कि इनकी आंख में धूल, जो कोई सब कहाँ अनपढ़ जाहिल कीड़े मकोड़े हैं नाली में, यही भाव है। तो देखिए आप ये तमाशा, देख तमाशा पैसे का और देख तमाशा इस देश के 3 खंभों का, और 4था खंभा तो बने माशाअल्लाह। इजाजत दीजिए, फिर आएंगे हेमंत भाई के साथ, कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक।